हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। वर्कशीट नंबर 23 हम कर रहे हैं डिस्कस ऑल्टरनेटिंग करंट की थर्ड वर्कशीट। दो वर्कशीट हम कर चुके हैं, आपको समझ में आ गई। दो वर्कशीट हमने की थी जो उसमें कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स भी थे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन कुछ मेजर न्यूमेरिकल्स और कुछ और डेरिवेशन के क्वेश्चंस इस लास्ट वर्कशीट में एसी के, ठीक है। तो देखो आप एसी के लिए वर्कशीट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन सीरीज आरएल सर्किट एंड डिराइव इट्स रिलेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो ये जो सर्किट आपको दे रखा है ये है आरएल सर्किट, मतलब अ सर्किट विच कंटेन्स रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बोथ। आरएल मतलब आर और एल, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दोनों होंगे इसमें, ठीक है। सो दोनों हैं अगर इसमें, तो आपको फाइंड आउट द फेज डिफरेंस, सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालना है। और फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है कि फेज डिफरेंस निकालने के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट सर्किट कौन सा है, सबसे पहले मैं सर्किट बना देता हूँ। देखो सर्किट है आर एल, तो आर ये हो गया, एल ये आर एल सर्किट है, और ये लगा दिया एसी सोर्स। अप्लाइड एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो फिक्स होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अप्लाइड वोल्टेज फिक्स वोल्टेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। फर्स्ट फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो फेजर डायग्राम, ये लगभग सभी सर्किट्स का फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, सभी का, केवल सिंगल आर हो, सिंगल एल हो, सिंगल सी हो, चाहे कॉम्बिनेशन का हो, सबका फेजर डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो इसका फेजर डायग्राम देखो, ये आर एल सर्किट है, ठीक है। जो करंट फ्लो होगा वो तो होगा आई, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज क्या है वी आर, और इंडक्टेंस पे वोल्टेज क्या है वी एल है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम के लिए आप देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ इसके अंदर करंट। तो करंट मैंने ड्रॉ कर दिया, करंट का फेजर मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर, ये है आई, राइट। सो ये आई है करंट का फेजर आई, ये रेड कलर का करंट का फेजर है। नाउ नेक्स्ट देखो हमें चाहिए वी आर, और आपको पता है वी आर और आई दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट फेजर आया ये है वी आर, ठीक है। तो आई फेजर किसका है, करंट का। वी आर ब्लू कलर का फेजर ये किसका है, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज का। ये दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है वी एल। अब मैं एल की बात करूं अगर, तो आपको पता है एल के अंदर करंट पीछे होता है, इसका मतलब वोल्टेज आगे होता है। तो वोल्टेज आगे होता है तो वोल्टेज को आगे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज को आगे ड्रॉ करें तो वोल्टेज ये आ जाएगा, दिस इज वोल्टेज ऑन एल। तो ये वी एल हो गया, वी आर हो गया, आई हो गया, ठीक है। अब वी एल ये रहा, वी आर ये रहा, दो वोल्टेज है, नेट वोल्टेज ले लेता हूँ वी है, ठीक है। तो नेट वोल्टेज अगर वी है तो नेट वोल्टेज वी एल और वी आर के बीच में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे वी एल और वी आर के बीच में ड्रॉ करेंगे। आपका ये वी एल है, इसके ठीक पैरेलल ये वी एल यहाँ शिफ्ट कर दीजिए आप। ये वी एल होगा तो ये भी क्या होगा, वी एल होगा। पैरेलली तो शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर्स हैं, एज ए वेक्टर आप इसको यूज़ करते हो तो वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैंने इसको भी शिफ्ट कर दिया, राइट। अब देखो ये बेस वाला वी आर है, ये वी एल है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है आपका, रिजल्टेंट वोल्टेज वो इस तरह से आ जाएगा, ये रहा रिजल्टेंट वोल्टेज, ये वी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज नेट वोल्टेज ये वी हो गया, राइट। और बेस आपको दिख रहा है कि वी आर है, आपका बेस आपका वी आर है, ठीक है। बेस में आपका क्या है वी आर लिखा हुआ है, तो ये बेस आपने वी आर लिख दिया ये, राइट। सो अब आप देखो इसमें बेस वी आर हो गया, परपेंडिकुलर वी एल हो गया, करंट ये हो गया, नेट वोल्टेज ये है। तो नेट वोल्टेज और करंट के बीच में इसको कहते हैं फेज डिफरेंस या फेज, इसको फाई से लिखते हैं। सो फाइंड आउट फेज डिफरेंस बोला था, तो फेज डिफरेंस निकालते हैं। ये फेज डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज वी और करंट के बीच में, ठीक है। तो वोल्टेज और वी के बीच में करंट फेज डिफरेंस आया फाई, राइट। सो फाई अगर है हमारे पास तो आप देखो फाई को निकालना इजी है। इस डायग्राम से आप क्या करोगे, इस डायग्राम के इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल में आप लिखेंगे tan फाई। सो फेज डिफरेंस निकालने के लिए tan फाई की रिक्वायरमेंट होती है, tan फाई लिख दिया हमने, ठीक है। तो tan फाई इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है वी एल है, और बेस क्या है वी आर है। tan phi इक्वल्स टू वी एल अपॉन वी आर,
यहाँ से फेज डिफरेंस निकलता है। सो वी एल इक्वल्स टू आप लिख सकते हो आई एक्सएल और वी आर इक्वल्स टू लिख सकते हो आई इंटू आर। तो आई से आई कैंसिल कर दें। सो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। इस तरह से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। इस तरह का फेज डिफरेंस होता है। तो बोला था फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन सीरीज RL सर्किट, तो ये निकाल दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला है डिराइव इट्स रिलेशन फॉर इम्पीडेंस। फॉर इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस का रिलेशन डिराइव करने के लिए आप देखो यहाँ पर आपको इम्पीडेंस का रिलेशन डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लो। आपको पता है वी आर इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर। आपको वी एल भी पता है, वी एल इक्वल्स टू क्या होता है आई इंटू एक्सएल। और नेट वोल्टेज की बात करें अगर वी की, तो आपको वी की वैल्यू भी पता है, वो होता है आई इंटू जेड। जेड क्यों लिया, जेड मतलब होता है नेट रेजिस्टेंस, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया एक्सएल, एल का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है आर, ये इंडक्शन कॉइल का जो रिएक्टेंस है एक्सएल, और जेड कहलाता है इम्पीडेंस, जो होता है ओवरऑल या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द आरएल सर्किट। राइट, अब देखो आगे, आपको पता है नेट वोल्टेज जो होगा वी, ये होता है वी आर प्लस वी एल का सम, वेक्टर सम होता है वी आर प्लस वी एल। वी आर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप है, वी एल कॉइल पर वोल्टेज ड्रॉप है, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो नेट वोल्टेज आता है वी। ठीक है, अब आपको पता है डायग्राम के अकॉर्डिंग वी आर और वी एल के बीच में फेज डिफरेंस जो है थीटा जो है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 होगा तो जो v का रिजल्ट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, सो v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या है, आई जेड है। वी आर की वैल्यू पुट कर दो, वी आर की वैल्यू क्या है, आई आर है स्क्वायर के साथ, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। देन वी एल की वैल्यू क्या है, आई एक्सएल स्क्वायर के साथ, तो आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर है, आप कॉमन ले सकते हैं आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कॉमन लोगे, अंडर रूट के बाहर लोगे आई हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। राइट, तो आई से आई कैंसिल कर दो, इम्पीडेंस की वैल्यू मिल गई आपको अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस की वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट। ठीक है, तो फेज डायग्राम पता होना चाहिए, नेट वोल्टेज भी पता होना चाहिए। इसमें आप ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पूछा नहीं है इसमें, तो भी आपको पता होना चाहिए। अप्लाइड वोल्टेज, सबसे पहले हमने बनाया फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से निकाला फेज डिफरेंस और वोल्टेज और इम्पीडेंस, ये चार चीज़ें हमने निकाली हैं, चारों इंपॉर्टेंट है फॉर आरएल सीरीज सर्किट। इसी तरह से आरसी सीरीज सर्किट का भी आप इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, a pure inductance is connected through alternating voltage circuit. Find out the value of current, phase difference, reactance, average consumed energy rate in the circuit. Draw phasor diagram also. तो ये है इसका मेजर क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह सकते हो आप, सर्किट का, किसी भी टाइप का सर्किट। यहाँ पर आपको प्योर इंडक्टेंस बोला है। सर्किट आपको पता है एसी सर्किट जो बनाए हैं, एसी में जो सर्किट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपको बता दूँ, देखो पहला आर सर्किट, फिर दूसरा सी, तीसरा एल, फिर आर सी, आर एल, एल सी, एल सी आर और एल सी आर रेजोनेंस, एल सी आर रेजोनेंट सर्किट। ये इतने सर्किट्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइप्स के सर्किट हैं। इन 8 सर्किट्स का फेजर डायग्राम, इन 8 सर्किट्स में नेट रेजिस्टेंस, इन 8 सर्किट्स का फेज डिफरेंस और इन 8 सर्किट्स का पावर फैक्टर और इन्हीं 8 सर्किट्स का पावर कंजम्पशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें से पूछा है एवरेज कंज्यूम्ड एनर्जी रेट। अब एनर्जी रेट पूछा है, इसका मतलब क्या है, पावर ही तो है। एनर्जी रेट क्या होती है, पावर ही होती है। एनर्जी, द रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे पावर की बात कर रहा है। ठीक है, तो पावर भी हमें लिखना है, सब हमें लिखना है। और प्योर इंडक्टेंस है, सर्किट कौन सा है, प्योर इंडक्टेंस है। इनमें से ये वाला सर्किट है। ठीक है, तो ये सर्किट हमें काम में लेना है। इस सर्किट के लिए हमें बात करनी है। देखो प्योर इंडक्टेंस मतलब ये समझ गए आप, एल सर्किट है, अप्लाइड वोल्टेज आपका फिक्स है,
V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अप्लाइड वोल्टेज होता है, ये L है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए L के अंदर हम क्या करेंगे, हम L के अंदर करंट निकालने के लिए फेराडेज लॉ लगाते हैं। फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग EMF EI इक्वल्स टू क्या था, L di/dt, ये रिलेशन था, ठीक है। तो EMF या वोल्टेज वो कितना है, वो है V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो, dt को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया L di, ठीक है। तो यहाँ से V नॉट बाय L को भी डिवाइड कर दो, साइन ओमेगा टी dt, ये किसकी वैल्यू आ गई, di की। तो आपको मिल गई di की वैल्यू। सो di की वैल्यू अगर मिल जाती है तो करंट इजीली निकाल सकते हैं। हमें करंट चाहिए I इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ di, और di की वैल्यू ये आपके पास है, ये रही। तो di की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या है di की वैल्यू, जो कांस्टेंट है बाहर लिख दूँ, V नॉट बाय L कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे साइन ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय एल, इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आ गया, ओमेगा कॉमन ले लो, अंदर यहाँ पर लिखा हुआ माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे वो भी देख लो। आई इक्वल्स टू, बाहर तो लिख दिया मैंने वी नॉट बाय एल ओमेगा, ओमेगा तो बाहर ले दिया। अब ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी दिख रहा है आपको, इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस 90 या माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखते हैं, आप लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, आप लिख सकते हो देखो साइन थीटा माइनस 90 इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा। मैंने थीटा लिख दिया और थीटा यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी होता है। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा टी की जगह मैंने थीटा सपोज कर रखा है, राइट। तो ये वैल्यू आ गई। अब माइनस कॉस थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया, तो ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और आगे की जो वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, इसको मैं लिखूंगा पीक वैल्यू करंट की आई नॉट, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट मिल गया, करंट की इक्वेशन मिल गई। तो नेक्स्ट फेज डिफरेंस। अब आप बताओ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो वोल्टेज हमारा फिक्स है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट हमारे पास मिल गया, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे आप फेज डिफरेंस तो इजीली निकाल ही सकते हैं, देखते ही पता लग रहा है। बताओ फेज डिफरेंस, यहाँ पे क्या है इसका फेज, इसका फेज है ओमेगा टी, उसका फेज क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी। तो ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो फेज डिफरेंस कितना है, माइनस पाई बाई टू का, ठीक है। तो माइनस भी किस में, करंट में। तो माइनस मतलब करंट में, इसका मतलब करंट क्या होगा, पीछे हो जाएगा, करंट लैग करेगा कितने से, पाई बाई टू से। तो माइनस पाई बाई टू दे रखा है इसलिए, ठीक है। तो करंट लैग करेगा। अब बोला फेज डिफरेंस निकालो, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, करंट की इक्वेशन तो लिख दी, वैल्यू ऑफ करंट। फेज डिफरेंस में यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा माइनस पाई बाई टू। फेज डिफरेंस क्या है, माइनस पाई बाई टू, ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। देन आ जाओ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस, सर्किट का रिएक्टेंस, ये कैसे निकालें। हमारे पास आई नॉट की वैल्यू है क्या, आई नॉट की वैल्यू क्या थी बताओ। इसको मैंने आई नॉट लिखा है, इस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा को। तो आई नॉट की क्या है वैल्यू, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ से वी नॉट अपॉन आई नॉट निकाल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, एल ओमेगा को इधर लिख देता हूँ, आई नॉट को डिवाइड कर देता हूँ। एल ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट। एल ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट। तो एल ओमेगा इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आई नॉट है। तो ध्यान से देखो, हमें बोला है रिएक्टेंस निकालो, एक्सेल। रिएक्टेंस होता है वी नॉट अपॉन आई नॉट, ठीक है। और वी नॉट आई नॉट का रेशियो अभी आपने देखा वो क्या था, एल ओमेगा। इसका मतलब जो रिएक्टेंस है वो आ जाएगा एल ओमेगा, एल इंटू टू पाई एफ, इसको कहते हैं रिएक्टेंस, ठीक है।
तो एल सर्किट का रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस ये होता है, ठीक है, एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा एल इंटू 2πf। देन लास्ट रिएक्टेंस के बाद पूछा था आपसे, क्या पूछा था, कंज्यूम्ड एनर्जी रेट मतलब पावर। तो पावर का फॉर्मूला बताओ। एसी सर्किट में पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V RMS I RMS cos phi, VRMS IRMS cos phi, ये है का पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर VRMS IRMS, ठीक है, cos phi, फाई की वैल्यू आप बता चुके हो, फेज डिफरेंस हमने पहले ही लिखा था, वो कितना है, -π/2 है। तो पावर का जो फॉर्मूला आएगा VRMS IRMS cos π/2, वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो पावर कंजम्पशन इज 0, ठीक है। तो ये आप देख लें, क्वेश्चन में ये सब पूछा था आपसे। वैल्यू ऑफ करंट लिख दिया, फेज डिफरेंस लिख दिया -π/2, और ये भी लिखना है करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। देन रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल्स टू लिख दिया एल ओमेगा, V0/I0 का रेशियो को रिएक्टेंस कहते हैं। फिर पावर आ गया, और ड्रॉ फेजर डायग्राम। अच्छा, फेजर डायग्राम और बच गया लास्ट, तो फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको ये तो पता है, फेज डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉ कर लेता हूँ। वोल्टेज क्या है हमारा, वोल्टेज है V0 sin ωt, तो ये वोल्टेज है, ये V0 sin ωt, ठीक है। और करंट का एक फेज में आपको मिला ωt -π/2, तो -π/2 मतलब वोल्टेज से करंट पीछे है, तो करंट के लिए यहाँ पर ये एरो आएगा, ये फेजर आएगा, ये करंट है, ये वोल्टेज है, और करंट π/2 फेज में पीछे है वोल्टेज से, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम है, ये भी आपको सभी सर्किट्स का बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब न्यूमेरिकल देखो इसका, ऑल्टरनेटिंग करंट इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट V इक्वल्स टू दे दिया आपको, वोल्टेज की इक्वेशन दे दी V इक्वल्स टू, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या दे दिया, 50 sin 157t प्लस 5, ये वोल्टेज दे दिया आपको। फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी है फर्स्ट केस में, राइट। तो फर्स्ट केस में अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी है, तो आप बताओ VRMS पूछा है। तो VRMS क्या होता है, VRMS होता है पीक वैल्यू का √2 टाइम्स, पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास पीक वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू है 50, और 1/√2 की वैल्यू आपको पता है 0.707 होती है V0, और 0.707 V0 की वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर 50.70 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैल्यू आ जाएगी 35 एम्पियर, 35 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली IRMS की वैल्यू, क्योंकि पीक वैल्यू 50 है, तो RMS वैल्यू होगी 35, 70% होता है पीक वैल्यू का, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड, और क्या पूछा आपसे, फ्रीक्वेंसी पूछी। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलेगी, फ्रीक्वेंसी पूछी है f मिलता है ओमेगा से, ω/2π, और ओमेगा मिलेगा इक्वेशन से। बोलो ओमेगा कितना है, क्या लिखा होता है यहाँ पे, sin ωt, ओमेगा की जगह क्या लिखा है, 157/2π, 157/2π, ठीक है। तो 157 है अपॉन 2π। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें फ्रीक्वेंसी को, तो सॉल्व कैसे करें, देखो 157 है, 2 है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, राइट, 3.14 ये पाई की वैल्यू है। अब ये पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये 157 है, ये 314 है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर 100 है, नीचे 4 है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 100/4 मतलब 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इस
इक्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है वो 25 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिला ओमेगा टी की वैल्यू होती है 25 हर्ट्ज़ हो गई। ओमेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा की हेल्प से हमने निकाली, फ्रीक्वेंसी 25 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 हेनरी। इंडक्टेंस, कॉइल का इंडक्टेंस कितना है? 1 हेनरी है। लिख लेते हैं, चलो, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 हेनरी। ठीक है, तो हमें दिया है सबसे पहले एल कितना दे दिया? 1 हेनरी। देन एट विच फ्रीक्वेंसी विल द रिएक्टेंस बी 3140 ओम। रिएक्टेंस होता है एक्सएल होता है एल ओमेगा होता है एल इंटू 2 पाई एफ। ठीक है, तो एल इंटू 2 पाई एफ, तो एल इंटू 2 पाई एफ की वैल्यू मतलब एक्सएल की वैल्यू दे दी आपको 3140। क्या पूछा है आपसे? एट विच फ्रीक्वेंसी। तो पहला फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3140 अपॉन एल इंटू 2 पाई। ठीक है, एल इंटू 2 पाई डिवाइड कर दिया 3140 में। अब फ्रीक्वेंसी 3140, एल की वैल्यू तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया, इंटू 2 है, इंटू 3.14 है। ठीक है, अगेन 3.14 में से पॉइंट हटाएं, पॉइंट हटाया तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ये 314 है और ये भी 314 है, कैंसिल कर दो, ये 3140 है, कैंसिल कर दोगे तो एक ज़ीरो यहाँ बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा। तो 100 तो ये रहा, एक ज़ीरो और यहाँ पर, तो ये 1000 हो गया। डिवाइड बाय क्या है? क्या बचा? 2। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 500 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी पूछी थी तो हमने निकाल दी। किस फ्रीक्वेंसी पे इतना रिएक्टेंस क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो है 500 हर्ट्ज़। अब नेक्स्ट देखो, what will be the capacity of the capacitor so that its reactance remains same at same frequency। इसी फ्रीक्वेंसी पर इतना ही रिएक्टेंस चाहिए बट कैपेसिटर के साथ। ठीक है, तो कैपेसिटर के साथ चाहिए, दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन में देखो आप क्या बोला है, एक्सएल और एक्सी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक्सी और एक्सएल इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो एक्सी की वैल्यू होती है 1/c ओमेगा, एक्सएल की वैल्यू आपको दे रखी है 3140, तो एक्सी की वैल्यू भी इतनी होनी चाहिए। आपसे बोला है सी की वैल्यू फाइंड करो, तो सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं। चलो, सी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3140। अब आपसे पूछिए किसकी वैल्यू है? सी की। किस सी पर, सेम फ्रीक्वेंसी पर ये वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू मिलेगा 1/3140 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू है क्या हमारे पास? डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 500। तो ओमेगा की जगह जब ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई एफ कितना है? 500। ठीक है, तो ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया सी ओमेगा इक्वल्स टू एक्सएल होगा, 1/c ओमेगा इक्वल्स टू 3140 है, और यहाँ पर हमने निकालना है सी, तो ओमेगा मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो C की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर 314। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा इसमें, तो आप देखो 3.14 को मैं पाई लिख सकता हूँ, एक पाई मेरे पास पहले से अवेलेबल है, एक पाई मैं यहाँ बना सकता हूँ क्योंकि मेरे को 3.14 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे 3.14 लिखकर 30 सेपरेट कर सकता हूँ? C की वैल्यू देखो 1/, तो मैंने यहाँ पे 3.14 लिखकर 30 सेपरेट कर ली, जो इससे मल्टीप्लाइड थे। देखो 3.14 इंटू क्या है? 1000 है, तो 3.14 इंटू 1000, ये 3140 मुझे दिख रहा है, 3.14 इंटू 1000 है, तो 3.14 इंटू 1000 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 3.14 इंटू 1000 लिख दिया। तो अब आप देखो आगे, ये आ गया, नेक्स्ट आगे जो दे रखा है वो 2 पाई इंटू 500 दे रखा है, तो ये भी हो गया 1000 अगेन, तो 1000 पाई इसको भी लिख दें, तो ये पाई आ गया, इंटू 1000 लिख दिया। ठीक है, 500 इंटू तो क्या होगा? 1000 तो होगा, 1000 पाई, राइट। अब देखो 3.14 इंटू पाई, तो पाई इंटू पाई, तो ये क्या होगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं पाई लिख सकता हूँ।
तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/π² इंटू 10⁻⁶। कितने जीरो हो गए? 3 और 3 6, 6 लिख दिया मैंने। अब π² कितना होता है? पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 इंटू 3.14, 3 इंटू 3 तो 9 होता है, तो 3.14 इंटू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे π² अप्रॉक्सीमेटली 10, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 है, तो नियर टू 10 है, तो हमने 10 लिख दिया इसको। तो ओवरऑल सी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर आ जाएगा 10, तो सी की वैल्यू आ गई 1/10 इंटू 10⁻⁶। अब 6 इंटू 10, 6 एक और 10 तो 7 हो गया, और 7 को अगर मैं न्यूमरेटर में ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ फेरेड, 10⁻⁷ फेरेड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 माइक्रोफेरेड। तो उसी फ्रीक्वेंसी पर कितना कैपेसिटर, कितनी कैपेसिटी चाहिए सेम रिएक्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए? तो वो है 0.1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़े यहाँ पर एसी के ऑल्टरनेटिंग करंट के वर्कशीट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स भी किए हमने आज में। ठीक है, तो एसी तक की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर दी है, राइट। तो वर्कशीट में आप लोग साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ अगर वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ के आइए, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें, फिर वर्कशीट को आप साथ साथ सॉल्व करें, फ़ायदा ज़रूर होगा आपको, अच्छा लगेगा, तैयारी होगी चैप्टर टू चैप्टर, राइट। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के लिए हम आगे आते हैं, आगे नेक्स्ट वर्कशीट में रे ऑप्टिक्स के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, और पढ़ते रहिए रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले 2 पेपर लो आप, सारे फॉर्मूले उसमें लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। डिलीटेड सिलेबस के फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, बट जितना भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले आप लिख लें, फिर आप न्यूमेरिकल्स में मेरे साथ बने रहें। टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग।